लेक्चर में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में या लास्ट लेक्चर करूं तो उसमें हमने डिस्कस किया था पूर्णांतरिक परावर्तन के बारे में। पूर्णांतरिक परावर्तन की डेफिनेशन क्या होती है और पूर्णांतरिक परावर्तन में क्रांतिक कोण क्या होता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण जाने पर ही पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना होती है, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है पूर्णांतरिक परावर्तन को आगे बढ़ाते हैं, तो उसमें हमने दो टर्म्स पढ़े थे। क्रांतिक कोण पढ़ा था, तो क्रांतिक कोण के बाद में पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना कैसे होती है उसके बारे में देखा है। तो यहां पर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि उसी क्रांतिक कोण तथा सघन माध्यम, वो माध्यम जो होगा उससे प्रकाश किरण जाएगा, उसके अपवर्तनांक में हमें संबंध निकालना है। तो ये संबंध पढ़ने से पहले गाइस आपको तीन चीजें ध्यान में रखनी है जो आप जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना भी हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि वो सब इसके बारे में जान सके और इस क्लास की क्वालिटी क्या है उसके बारे में जान सके। हम ये सीरीज कंटिन्यू करते आ रहे हैं। रे ऑप्टिक्स काफी लेक्चर्स ले लिए मैंने, 5-6 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आगे हम कंटिन्यू करते जाएंगे जब तक ये लॉकडाउन की स्थिति रहेगी, उसमें हम ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पढ़ते जाएंगे और आगे भी मैं कंटिन्यू करता रहूंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्रांतिक कोण आईसी, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। देखो सी क्रांतिक कोण होता है क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस तथा माध्यम के अपवर्तन म्यू के संबंध निकालना है। तो पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना होती है वो कैसे होती है, सघन से विरल में। मान लो ये सघन माध्यम है, इस सघन माध्यम से एक प्रकाश किरण जाती है, यहां से एक प्रकाश किरण गई विरल माध्यम में इस तरीके से, यहां पर अभिलंब की स्थिति है और ये अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। तो इस स्थिति में यहां पर ये वाला जो कोण बनता है उसे बोलते हैं अपवर्तन कोण, और ये वाला कोण कौन सा होगा, आपतन कोण आई। क्लियर है, ये घटना होगी। ये माध्यम मान लेते हैं कौन सा है, सघन माध्यम, और सघन माध्यम का अपवर्तनांक कितना मान लेते हैं, n1। ऊपर वाला माध्यम मान लेते हैं विरल माध्यम, और विरल माध्यम का अपवर्तनांक कितना मान लेते हैं, n2। अब यहां पर हम देखते हैं कि कौन सी घटना हुई, अपवर्तन की घटना। तो अपवर्तन की घटना में कौन सा नियम अप्लाई करते हैं, स्नेल का नियम। और स्नेल का नियम क्या कहता है, sin i अपॉन sin r इज इक्वल्स टू म्यू। लेकिन ध्यान रखना वहां पे वो म्यू नहीं होता है, वो एक कांस्टेंट होता है। sin i अपॉन sin r, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। वो नियतांक किसके बराबर होगा, वो उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है जिसमें प्रकाश किरण प्रवेश करती है, उसका अपवर्तनांक जिस माध्यम से जाती है उसके अपवर्तनांक के सापेक्ष। इसका मतलब अगर इस कंडीशन के लिए, इस पूर्णांतरिक परावर्तन की कंडीशन के लिए स्नेल का नियम लगाएं तो उसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान देना। मैं लिख रहा हूं यहां पे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। और स्नेल का नियम क्या रहेगा कि आपतन कोण की ज्या sin i अपॉन में sin r इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। लेकिन वो कांस्टेंट कौन सा, जिस माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश करेगी, कौन से में जा रही है, n2 में। तो n2 का अपवर्तनांक अपॉन में किसके सापेक्ष, जिससे प्रकाश किरण आती है, कौन सा माध्यम है, सघन। तो इसका अपवर्तनांक कितना है, n1। तो ये हो जाएगा sin i अपॉन sin r इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। ये स्नेल का नियम है, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब यहां पर इसको अगर पलट कर लिखें तो पलट कर लिखने पर कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा n1 अपॉन n2 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, sin i अपॉन sin r। लेकिन अब यहां पर माध्यम का अपवर्तनांक लेना है म्यू। तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, विरल के सापेक्ष या वायु के सापेक्ष। तो यहां पे लिखेंगे सघन माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये अपवर्तनांक कैसे डिफाइन होगा, सघन माध्यम का अपवर्तनांक होता है म्यू। तो म्यू इज इक्वल्स टू, म्यू से लिखेंगे, म्यू को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सघन माध्यम का अपवर्तनांक है n1, किसके सापेक्ष, विरल के सापेक्ष। तो म्यू कितना हो जाएगा, n1 अपॉन में n2। इसको ये लिखेंगे या फिर n12 लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि माध्यम विरल का अपवर्तनांक नहीं है, जिस माध्यम से प्रकाश किरण जाएगी वो माध्यम तो सघन है ना, ऊपर तो विरल का मतलब क्या है, वायु। और वायु को हम लगभग किसकी तरह मानते हैं, निर्वात की तरह मानते हैं। ये विरल माध्यम वायु होगा और निरपेक्ष अपवर्तनांक हमेशा वायु के सापेक्ष निकाला जाता है किसी भी माध्यम का। तो ये वायु के सापेक्ष सघन माध्यम पानी का अपवर्तनांक म्यू हो गया। अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो या फिर ऐसे नहीं करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, वो यहां से हम लिख सकते हैं कि म्यू इज इक्वल्स टू n1 को नीचे ले आएंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 अपॉन में ये कितना
होगा n2 अपॉन में n1, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि n1 कहां जाएगा नीचे, और अब देखो मेन बट्टा के नीचे बट्टे की संख्या हो अंश व हर में, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर कहां चला जाएगा, n1 ऊपर चला जाएगा, तो एक ही बात है। इसको मान लो समीकरण नंबर 2, उसको नहीं मानो तो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से n2 अपॉन n1 की वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, म्यू इज इक्वल्स टू आएगा 1 अपॉन में n2 अपॉन n1 को क्या लिख सकते हैं, sin i अपॉन sin r, तो इसको लिख देंगे sin i अपॉन में sin r। यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर वो sin r कहां चला जाएगा, ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, माध्यम का अपवर्तन म्यू इज इक्वल्स टू sin r अपॉन में sin i। ये घटना आ गई। अब हमें तो क्रांतिक कोण निकालना है, क्रांतिक कोण निकालेंगे तो उस कंडीशन में अपवर्तन में संबंध क्या होगा। अब मान लेते हैं वहां पे वो आपतन कोण है, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण कितना हो जाता है। अगर ये कोण मान लो ऐसे आ रहा है, ये IC के बराबर आ रहा है इस तरीके से, तो परावर्तित अपवर्तित किरण कैसे जाएगी, ऐसे। इस स्थिति में r का मान कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। तो हम वहां पे कंडीशन क्या लेंगे, यदि I का मान क्रांतिक कोण के बराबर है, यदि I इज इक्वल्स टू IC हो तो इस कंडीशन में r इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये वैल्यू इसमें पुट कर दें, ये वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू बराबर कितना हो जाएगा, म्यू इज इक्वल्स टू sin 90 अपॉन में sin IC, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो कितना आ जाएगा, म्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में sin IC, और यही इसमें संबंध होता है माध्यम के अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध आ जाएगा। तो एक अपवर्तनांक कोणांतरिक परावर्तन की घटना से निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये आ जाएगा। अब तक हमने अपवर्तन की घटना में किसी माध्यम के अपवर्तनांक निकालने के फॉर्मूले देखे हैं, तो अब तक हमारे पास कितने फॉर्मूले आ चुके हैं, 3 फॉर्मूले आ चुके हैं अपवर्तनांक निकालने के। बाकी 2 और बाकी है वो आगे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, तो तीनों में बता देता हूं कौन कौन से है। सबसे पहला अपवर्तनांक का फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल्स टू c अपॉन v, निर्वात में प्रकाश का वेग अपॉन में माध्यम में प्रकाश का वेग, वो माध्यम के अपवर्तनांक के इक्वल होता है। दूसरा नियम आया था हमारा अपवर्तनांक का फॉर्मूला, वो आया था स्नेल का नियम, म्यू इज इक्वल्स टू sin i अपॉन sin r, ये आया था स्नेल के नियम से। तो इस कंडीशन में तो जब माध्यम में वेग दे रखा हो तब निकाल सकते हैं, ये कंडीशन जब आपतन कोण व अपवर्तन कोण दोनों दे रखे हो तब निकाल सकते हैं। और तीसरा फॉर्मूला ये वाला, जब हमें क्रांतिक कोण दे रखा है तो भी हम क्या निकाल सकते हैं, उस माध्यम का अपवर्तनांक म्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sin IC। ये हमारे पास 3 फॉर्मूले अपवर्तनांक के आ चुके हैं, और तीनों से हम आगे और भी डिस्कस करेंगे, तो चौथा भी आएगा, पांचवा भी आएगा। ये पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना का डेरिवेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं, फॉर न्यूमेरिकल पर्पस ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ढंग से पढ़ लेना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब इसके बाद में हम पूर्णांतरिक परावर्तन के जो प्रायोगिक अनुप्रयोग हैं उनके बारे में जानेंगे कि प्रायोगिक अनुप्रयोग क्या होते हैं, मरीचिका और मरीचिका सबके बारे में। तो एक एक करके देखते हैं, हमारा टॉपिक देखते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन के कुछ प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग कौन कौन से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिराज मरीचिका। मिराज मरीचिका की बात करें तो मरीचिका एक दृष्टि भ्रम होता है। दृष्टि भ्रम क्या होता है, अब इसके बारे में देखते हैं। ये दृष्टि भ्रम मतलब जो चीज नहीं है परंतु वो हमें होने का आभास होता है, इसे हम दृष्टि भ्रम बोलते हैं। जैसे कई बार रेगिस्तानी इलाकों में गर्मी के दिनों में कुछ दूरी पर हम देखते हैं कि हमें कुछ लहराते हुए जलाशय दिखाई देते हैं, लहराते हुए इस तरह से जलाशय दिखाई देते हैं। हम ये ऐसे देखते हैं कि वहां पर पानी होगा, जैसे मान लो एक पेड़ है, गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में देखते हैं कि एक पेड़ है और एक पेड़ के उसके पास में हम काफी दूर से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उस पेड़ के नीचे कुछ तालाब सा बना हुआ है, हम जाके वहां पे पानी पिए, जबकि एक्चुअल में होता नहीं है। वो क्या होता है, वो हमारी आंखों का एक दृष्टि भ्रम होता है, और आंखों के इसी दृष्टि भ्रम को हम बोलते हैं मरीचिका, मिराज बोलते हैं। अब ये जो मरीचिका होती है, मिराज दृष्टि भ्रम होता है, वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण उत्पन्न होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे होगा, किस तरह से मरीचिका होती है, इसके बारे में देखते हैं। यहां से देखना, मान लो ये पेड़ है, गर्मी के दिनों में यहाँ पे पेड़ है रेगिस्तान में, इस पेड़ पर हम यहां से देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, तो इस पेड़ पर जब सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें आपतित होंगी तो आपतित होने पर
रेगिस्तानी इलाकों में जो मिट्टी होती है, शुष्क मिट्टी, उस मिट्टी के पास वाली वायु अपेक्षाकृत गर्म हो जाती है। गर्म हो जाने से जब कोई वस्तु गर्म हो जाती है तो उसका घनत्व क्या होगा, कम हो जाता है। तो जो सतह के पास वाली वायु की परतें होंगी वो गर्म होने के कारण उनका घनत्व कम हो जाएगा, जबकि उनके ऊपर वाली वायु की परतें, इसके जस्ट ऊपर वाली वायु की परतें इनकी अपेक्षाकृत कुछ ठंडी होती है, जिसके कारण उनका घनत्व अपेक्षाकृत ज्यादा होगा। जब ऊपर वाली वायु की परतों का घनत्व अधिक होगा, इनका घनत्व ज्यादा होगा, लेकिन नीचे वाली का घनत्व क्या होगा, कम होगा। तो घनत्व कम होने के कारण ये वाला माध्यम कौन सा बन जाएगा, विरल माध्यम बन जाएगा, और ये वाला माध्यम कौन सा बनेगा, सघन माध्यम। तो इस प्रकार जब सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें सघन माध्यम से वायु की ऊपरी परतों में से निम्न नीचे वाली गर्म वायु की परतों विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो कौन सी घटना होगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी, जिसके कारण प्रकाश किरणें ऊपर से आ रही है, एक प्रकाश किरण यहाँ आ रही है, ये मान लो सीधी ही गुजर गई, और एक प्रकाश किरण इस तरह से आ रही है कि वो क्रांति कोण से होती हुई आ रही है, और क्रांति कोण से आएगी तो इसके सदृश हमें यहाँ पर नीचे इसका एक प्रतिबिंब बना हुआ दिखाई देगा इस पेड़ का, और हम देखेंगे कि जो ये प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब हमें एक जलाशय के सदृश दिखाई देगा। एक ऐसे प्रतीत होगा कि वहां पर कोई तालाब या जलाशय बना हुआ है, जबकि एक्चुअल में होता नहीं है। यही दृष्टि भ्रम मिराज कहलाता है, मरीचिका होती है। क्लियर? किसके कारण होगा, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्योंकि सघन माध्यम से किसमें आती है, विरल माध्यम में आती है। अब हम बात करते हैं उन्न मरीचिका की। उन्न मरीचिका भी सेम ऐसे ही होती है। इसमें क्या होता है, जैसे ध्रुवीय प्रदेशों की बात होती है, ये तो रेगिस्तानी और शुष्क प्रदेशों की बात की। उन्न मरीचिका ध्रुवीय प्रदेशों की, ध्रुवीय प्रदेश जहां पे समुद्र ज्यादा होते हैं, मान लो ये पृथ्वी है, ये ध्रुवीय प्रदेश है, यहाँ पे कोई भी एक दर्शक है, इस तरह से इस ध्रुवीय प्रदेशों में यहाँ पर समुद्री इलाकों में यहाँ पर मान लो एक झुकाव जा रहा है, इस तरीके से ये एक जहाज है। तो ये ध्रुवीय प्रदेशों में हम देखते हैं कि समुद्र तल से जहाज है वो हमें कुछ ऊंचा उठा हुआ दिखाई प्रतीत होगा। अगर इसको इसी जहाज को देखें तो हमें ये कैसे प्रतीत होगा, इस तरीके से प्रतीत होगा, कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। यहाँ से पानी की सतह से कुछ उठा हुआ ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, वही दृष्टि भ्रम उन्न मरीचिका कहलाती है। ये भी वायु की परतों के घनत्व के कारण होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। जैसे समुद्री इलाकों में देखते हैं तो समुद्र के ऊपर यहाँ पर देखेंगे, जैसे पानी रहेगा तो पानी के जस्ट ऊपर वाली वायु ठंडी होती है, और ठंडी होने के कारण ये इस वायु का घनत्व होगा वो क्या होता है, ज्यादा होता है, और ऊपर वाली जो वायु होगी उसका घनत्व कम होता है, और कम होने के कारण ये वाला माध्यम गर्म वायु की परतें होंगी, विरल माध्यम बनेगा, और ये सघन माध्यम बनेगा। वायु की घनत्व समुद्री तल पर अधिक होगा, जिसके कारण यहां से जाने वाली प्रकाश किरण दर्शक तक आएगी, और विरल माध्यम में सघन से विरल माध्यम में आएगी, और सघन से विरल माध्यम में आने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण ये समुद्र तल से कुछ ऊंचाई पर उठे हुए दिखाई प्रतीत होते हैं। इसी दृष्टि भ्रम को उन्न मरीचिका कहा जाता है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जांपल है। इसके बाद में तीसरा आता है हीरा, हीरे का चमकना, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। अब हीरे का चमकना किस प्रकार होता है, जब भी हम डायमंड को देखते हैं इधर से चारों तरफ किसी भी एंगल से देखते हैं तो वो भी क्या होता है, चमकता रहता है डायमंड। उसका चमकना किस कारण होता है, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का ही एक एग्जांपल है। कैसे, क्योंकि हीरे को जब तराशा जाता है, उसकी कटिंग की जाती है, तो उसकी कटिंग इस प्रकार से की जाती है कि उसके अंदर जो प्रकाश प्रवेश करता है वो प्रकाश क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर प्रवेश करे। इस पर प्रवेश करेगा, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर प्रवेश करे, जिसके कारण हीरे के अंदर बार बार प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण, बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से वो हीरा चारों तरफ से हमें कैसा दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई प्रतीत होता है। इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। हम बात करते हैं हीरे के चमकने के लिए। तो यहां पर देखो हीरा होता है वो चमकता है, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण चमकता है। अब यहाँ पे बात करें अपवर्तनांक की, तो हीरे का जो अपवर्तनांक होता है, हीरे का जो अपवर्तनांक म्यू, इसकी वैल्यू कितनी होती है,
हीरे के अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। इसका अपवर्तन कितना होगा, और हीरे के लिए जो क्रांतिक कोण होता है, इसका जो क्रांतिक कोण का मान होगा वो होता है आईसी की वैल्यू होगी 24.2 डिग्री, लगभग कितनी होती है 24.2 डिग्री, ये इसका क्रांतिक कोण का मान होगा। अब यहां पर इस कॉन्सेप्ट, इस कोणांतरिक परावर्तन की घटना से पहले मैं कुछ आपको क्रांतिक कोण, कुछ पदार्थों के लिए क्रांतिक कोण और उनके अपवर्तन के बारे में बताता हूं। तो यहां पे देखो हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले मान लो सबसे पहले लेते हैं जल। जल के लिए इसका जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है 1.33 होता है, और इसके लिए जो क्रांतिक कोण आईसी की वैल्यू है जल के लिए वो होती है 48.75 डिग्री, 48.75 डिग्री होती है जल के लिए, ठीक है। इसका अपवर्तनांक है 1.3। इसके बाद में हम बात करते हैं क्राउन कांच। कांच भी अलग अलग टाइप के होते हैं, फ्लिंट कांच, क्राउन कांच, सोडा ग्लास, ये बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहां पर हम जनरली दो कांच के बारे में बात करें। क्राउन कांच का अपवर्तनांक होता है 1.52। अगर कांच की बात करें तो उसका अपवर्तनांक हम जनरली कितना लेते हैं 1.5 लेते हैं, 3/2 लेते हैं। ये मैंने आपको बताया कि कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक में किस तरह से लिया जाता है, लेकिन क्राउन कांच का अपवर्तनांक अगर प्रयोगों से निकालते हैं तो 1.52 आता है। इसके लिए जो क्रांतिक कोण का मान होता है वो होता है 41.14 डिग्री, ये इसके लिए क्रांतिक कोण का मान हो जाता है। अब हम बात करते हैं फ्लिंट कांच की। तो फ्लिंट कांच होता है, इसका जो अपवर्तनांक होता है उसकी वैल्यू होती है 1.62। फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक 1.62। क्रांतिक कोण की बात करें तो ये होता है 37.31 डिग्री, ये होता है 37 डिग्री के ऑलमोस्ट इक्वल होता है इसके क्रांतिक कोण। और लास्ट है हीरा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। इसके लिए अपवर्तनांक की बात करें तो अपवर्तनांक आता है 2.42 या 2.418 भी होता है ये। क्रांतिक कोण की बात करें तो 24.2 डिग्री के आसपास इसका क्या होता है क्रांतिक कोण होता है। तो यहां पर हीरे का चमकना मतलब वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की एक घटना होती है। किस तरह से होगा, हीरे की कटिंग इस प्रकार की जाती है, उसको इस तरह से तराशा जाता है जैसे कांच की भी कटिंग होती है, लेकिन हीरे की कटिंग इस प्रकार से की जाती है कि उसका अपवर्तनांक कांच की तुलना में अधिक होता है, परंतु क्रांतिक कोण कम होता है। और क्रांतिक कोण कांच का होता है वो लगभग 42 डिग्री के आसपास होता है। देखो 41.14 डिग्री है तो 42 डिग्री, जबकि इसका हीरे का क्रांतिक कोण है कितना है 24 डिग्री के आसपास, इससे काफी कम होता है। इस कारण हीरे के अंदर जब प्रकाश प्रवेश करता है तो वो क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर प्रवेश कराया जाता है। जब भी मान लो ये डायमंड है, इस तरह से एक डायमंड की हम कटिंग करते हैं तो इसके अंदर जो प्रकाश प्रवेश करे वो अभिलंब से कितने डिग्री से ज्यादा पे जाना चाहिए, 24 डिग्री से मोर देन पे जाना चाहिए। मतलब इसके लिए जो आपतन कोण का मान है वो 24 डिग्री से अधिक पे लेना है। क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर जब प्रकाश आपतित होगा तो इस स्थिति में अंदर जाने पर पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना होगी, और पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण ये प्रकाश इधर जाएगा, इस सतह पर जाएगा, फिर से पूर्णांतरिक परावर्तन, बार-बार ये प्रकाश का अंदर क्या होता रहेगा परावर्तन 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 होता रहेगा इसी सेकंड माध्यम में। इस घटना को बोलते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन, और इस कारण हमें हीरा कैसा दिखाई देता है, चमकदार दिखाई देता है। अब क्वेश्चन यही आता है कि अपवर्तनांक ज्यादा और क्रांतिक कोण कम कैसे। तो हमने क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध देखा था, म्यू = 1/sin IC। अब यहां पर एक बात होती है कि मान लो क्रांतिक कोण का मान अति अल्प है, यदि IC का मान अति अल्प हो तो IC अति अल्प होगा तो उस कंडीशन में sin IC किसके इक्वल हो जाएगा, इस कंडीशन में sin IC लगभग बराबर होगा IC के, और यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू = 1/IC। याद है कि म्यू = 1/IC, मतलब अपवर्तनांक अधिक होने पर क्रांतिक कोण का मान क्या होगा, कम होगा। इसके क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो कांच की तुलना में हीरा अधिक चमकदार दिखाई देता है, क्यों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण। क्योंकि हीरे की जो कटिंग की जाती है उसको बोला जाता है तराशना। वो इस प्रकार किया जाता है कि उसका जो उसके अंदर प्रवेश करने वाला प्रकाश होगा वो 24 डिग्री के कोण से अधिक कोण पर आपतित होता है, जिसके कारण पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना होती है। ठीक है, ये हीरे का चमकना। इसके बाद में एक और आता है पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। क्या आता है, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। जैसे अब चौथा पॉइंट है पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। ये कैसे होता है, इसमें होता है इसका यूज पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित होता है। इसका यूज किया जाता है
कि किसी भी बिंब के या किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को समान ऊंचाई का रखकर बदलने, या तो 90 डिग्री के कोण से परिवर्तित करने या फिर 180 डिग्री के कोण से परिवर्तित करना हो तो हम किसका उपयोग करेंगे? पूर्ण परावर्तक प्रिज्म का उपयोग करेंगे। प्रिज्म होता है वो एक तरह का, ये पूर्ण परावर्तक प्रिज्म है वो एक समकोण त्रिभुज की तरह होता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पे बताता हूं पूर्ण परावर्तक प्रिज्म कैसे होता है। इस तरह से मान लो ये एक समकोण त्रिभुज की तरह बनाया हुआ पूर्ण परावर्तक प्रिज्म होगा, तो ये तो होगा 90 डिग्री, बाकी दो कोण होंगे वो 45 डिग्री के होंगे, ये इस तरीके से, ये 45 डिग्री के। अब इस पूर्ण परावर्तक प्रिज्म, यहां पे मैंने डेफिनेशन क्या बताई कि ये एक ऐसा प्रिज्म है जो वस्तु के प्रतिबिंब को या तो 90 डिग्री के से मोड़ दे या फिर 180 डिग्री से मोड़ दे, तो इस प्रिज्म को पूर्ण परावर्तक प्रिज्म कहेंगे। जैसे मान लो एक वस्तु यहां पे रखी हुई है, इस वस्तु की एक प्रकाश किरण यहां से इस पर आपतित हो रही है, इसमें आपतित होगी तो इसका अभिलंब है 2 बार अपवर्तन होगा, तो ये सीधी गुजर जाएगी। इस पे आएगी तो इस पर अभिलंब कितने डिग्री का कोण बनाएगा? इससे 45 डिग्री का कोण बनाएगा। क्लियर है? 45 डिग्री का कोण बनाकर ये प्रकाश किरण वो भी ऐसे ही जाएगी नीचे से। जब इस पे आपतित होगी तो यहां पर अभिलंब होगा वो सीधा होता है तो सीधी ही गुजर जाएगी, परंतु यहां पर अभिलंब की स्थिति ये होगी और ये 45 डिग्री के कोण से ये नीचे की ओर जितने 45 डिग्री के कोण से आपतित होगी। अब यहां पर देखो, अब क्वेश्चन ये आता है कि अपवर्तन की घटना हो रही है तो ये प्रकाश किरण कांच से बाहर निकल जानी चाहिए, लेकिन बाहर नहीं निकलेगी। क्यों? रीजन ये है क्योंकि कांच का क्रांतिक कोण कितना होता है? लगभग अगर अधिकतम मिले तो 42 डिग्री होता है ना। तो क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर यदि प्रकाश किरण आपतित की जाए तो कौन सी घटना होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहां पे देखो प्रकाश किरण कितने डिग्री के कोण से आपतित हो रही है? 45 डिग्री के कोण से आपतित हो रही है। इसका मतलब 42 डिग्री से तो ज्यादा है, और 42 डिग्री से जब कोण ज्यादा होगा तो कौन सी घटना होगी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ पे परावर्तन की घटना होगी, और परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इस कारण ये प्रकाश किरण ऐसे यहाँ पे नीचे चली जाएगी और ये इस तरीके से चली जाएगी। तो यहाँ पे जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो कैसे बनेगा? ऐसे। इसका मतलब इस वस्तु के प्रतिबिंब को कितने डिग्री से बदल दिया? 90 डिग्री से बदल दिया। यही इसका काम होता है पूर्ण परावर्तक प्रिज्म का काम होता है, जो भी किस पर आधारित होता है? ये TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस बेस पर आधारित होते हैं। यहाँ पे मैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करता हूँ, वहां पे कुछ साइड लेते हैं हम। देखना यहाँ पे हम पूर्ण परावर्तक प्रिज्म की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको पूर्ण परावर्तक प्रिज्म ये फिर से बताता हूँ। मान लो ये पूर्ण परावर्तक प्रिज्म होगा, वो प्रकाश किरण को कितने डिग्री के कोण से परिवर्तित करेगा? प्रकाश किरण को 90 डिग्री या 180 डिग्री के कोण से क्या कर रहे हैं? परिवर्तित कर रहे हैं। वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई के समान होगी, वो परिवर्तित नहीं होगी। ठीक है? तो कांच का इससे पहले जो प्रिज्म बनता है वो किससे बनता है? कांच से बनता है। प्रिज्म बनेगा कांच से, और कांच का जो अपवर्तन कोण क्रांतिक कोण होता है वो कितना होता है? 42 डिग्री। तो एक प्रिज्म तो मैंने यहाँ पे बताया था, एक और लेते हैं। यहाँ पे देखो इस प्रिज्म को ऐसे रखते हैं, मान लो ये है इसकी दो भुजा, इस तरीके से रखते हैं ऐसे, और ये दोनों आपस में कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं? ये मान लो समकोण प्रिज्म होगा, ये 90 डिग्री है, इसको हमने ऐसा पलट के रख दिया। अब यहां पर पलट के रख दिया, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये दोनों कोण कितने कितने के ले लेते हैं? ये भी 45 का है और ये कोण भी कितने का है? 45 डिग्री का है। एक वस्तु रखते हैं इसके सामने, मान लो एक वस्तु यहाँ पे रखी गई है, इस वस्तु से एक प्रकाश मिल जाएगी, वो इस सतह पर आपतित होगी, तो यहां से तो अभिलंब के अनुदिश आपतित हो रही है, तो सीधी क्या हो जाएगी? अपवर्तित। अब इस पे चलेगी, इस पे जाने के बाद में यहां पर अभिलंब आएगा, वो अभिलंब की स्थिति ये होगी, कितने डिग्री का कोण बनाएगा? इस स्थिति में ये कोण बनेगा 45 डिग्री। आपतन कोण कितने डिग्री का बना? 45 डिग्री का बना। 45 डिग्री का कोण, जबकि क्रांतिक कोण कितना है कांच का? क्रांतिक कोण आईसी की वैल्यू है 42 डिग्री, 42 डिग्री। तो क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर प्रकाश किरण आपतित हो रही है। इसका मतलब ये जो संपूर्ण प्रिज्म है वो पूर्ण परावर्तक प्रिज्म होगा। इसमें कौन सी घटना होगी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जितने डिग्री से ये आपतित हुए उतने डिग्री से क्या होगी? प्रकाश किरण नीचे चली जाएगी, 45 डिग्री के कोण से ही परावर्तित हो जाएगी।
ये यहाँ पे है। यहाँ पे आने के बाद में अब इस सतह पर आपतित हो रही है, तो इस सतह से भी कौन सी घटना होगी वापस से अपवर्तन। तो अपवर्तन चेक करते हैं, यहाँ पर विलंब की स्थिति कौन सी होगी, ये विलंब कितने डिग्री के कोण पे आएगी, वही 45 डिग्री। 45 डिग्री के कोण से आ रही है तो अपवर्तन तो हो नहीं सकता, क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जितने डिग्री के कोण से उतने डिग्री के ये कोण से ये प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, परावर्तित। तो यहाँ से ये किरण सीधी इस पे आपतित होगी और फिर यहाँ से बाहर निकल जाएगी, तो ये प्रकाश किरण यहाँ से आएगी। फिर दूसरी प्रकाश किरण इस वस्तु के नीचे वाले हिस्से से आएगी, मान लो ये इस पे आपतित होती है, सीधी गुजर जाएगी, फिर इस पे जाएगी, तो वही है, इस पे भी विलंब की स्थिति 45 डिग्री से आपतित होगी, तो ये ऐसे हो जाएगी। फिर यहाँ पर भी विलंब ऐसे होगा और फिर ये सीधी इस पे आ जाएगी और फिर यहाँ से इस तरीके से निकल जाएगी। तो ये इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, जस्ट पलट जाएगा ना। तो ये PQ वस्तु थी, इस PQ वस्तु का प्रतिबिंब P डैश Q डैश बन गया। मतलब ये पूर्ण परावर्तक प्रिज्म क्या कर रहा है कि वस्तु के आकार को परिवर्तित किए बिना, प्रतिबिंब के आकार को परिवर्तित किए बिना इस वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त कर रहा है, या तो 180 डिग्री से बदल दिया और यहाँ पर 90 डिग्री से बदल दिया। तो इस प्रकार का प्रिज्म कौन सा प्रिज्म कहलाता है, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। और ये पूर्ण परावर्तक प्रिज्म इस पर आधारित होते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित होते हैं। तो ये होते हैं इसके चौथा अनुप्रयोग है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं, एग्जाम्पल मान सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि प्रकाशीय तंतु। प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है। तो आप ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में देखते हैं कि किस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर केबल वर्क करती है, किस तरीके से उसमें प्रकाश किरण प्रवेश करेगी और कैसे होता है, उसके बारे में देखते हैं। देखना अगला पॉइंट है प्रकाशीय तंतु, ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल ये भी किस पर आधारित होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है। अब इसमें देखते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है। ऑप्टिकल फाइबर को देखने के लिए मान लो हमारे पास ये केबल है, कोई भी एक केबल बनी हुई है। इस ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर दो कांच की परतें लगी होती है। अंदर की तरफ रहती है उसे बोलते हैं कांच की कोर भी बोलते हैं, और बाहर वाली होती है उसको बोला जाता है कांच की क्लैडिंग। इस तरीके से ये ऑप्टिकल फाइबर रहती है। इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर भी एक नली लगी रहती है कांच की वो, और ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है ये बाल के आकार के समान, बाल का जितना व्यास होता है हमारा, इतनी पतली नली होती है। ठीक है, ये अंदर वाली होती है इसको बोलते हैं क्रोड कांच की, और जो बाहर वाली होती है इसको बोला जाता है क्लैडिंग, कांच की क्लैडिंग होती है। ठीक है, अब यहां पर इसको इस प्रकार बनाया जाता है कि कांच की जो क्रोड होती है इसका जो अपवर्तनांक है, इसका अपवर्तनांक n1 मान लेते हैं, वो उच्च रखा जाता है। n1 की वैल्यू क्या रखी जाती है, उच्च, और इसका जो अपवर्तनांक है क्लैडिंग का वो निम्न अपवर्तनांक रखा जाएगा। क्लैडिंग का अपवर्तनांक निम्न रखा जाता है, क्यों, ताकि उच्च अपवर्तनांक होने के कारण कांच की क्रोड का क्रांतिक कोण का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और क्रांतिक कोण घटने के कारण जब प्रकाश इसमें प्रवेश करता है तो वो क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण से आपतित होकर प्रवेश करेगा, जिसके कारण इस कांच की क्रोड में कौन सी घटना होगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के द्वारा प्रकाश किरणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित किया जा सकता है, बहुत ज्यादा लंबी दूरी तक संचरित कर सकते हैं। तो ये कांच की क्रोड का कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि अपवर्तन कम होता है, अपवर्तन अधिक होगा तो क्रांतिक कोण घट जाएगा, और क्रांतिक कोण घटने से आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक रखकर हम क्या कर सकते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कर सकते, इसमें निर्धारित की जा सकती है और आगे प्रकाश किरणों को भेजा जा सकता है। इसका उपयोग जो ये कांच का जो प्रकाशीय तंतु बनता है ऑप्टिकल फाइबर, इसका उपयोग दृश्य तथा सर्वे संकेतों को अधिक लंबी दूरी तय कराने के लिए किया जाता है। और इस कांच की जो प्रकाशीय तंतु बनता है ऑप्टिकल फाइबर, इसका मुख्य उपयोग एंडोस्कोपी में भी किया जाता है। एंडोस्कोपी जो हमारे बायोलॉजी सिस्टम में काम में ली जाती है, जैसे हमारे जो आमाशय, आंख वगैरह होते हैं, आंतरिक ऑर्गन को देखने के लिए अंदर से एक लाइट पाइप होता है जो मुंह के अंदर डाला जाता है। उस लाइट पाइप के थ्रू अंदर का सिस्टम जो भी देखा जाता है वो एंडोस्कोपी होती है, तो उसमें भी किया जाता है। प्रकाशीय तंतु का उपयोग कुछ सजावटी सामान बनाने में, प्रकाशीय लैंप बनाने में भी किया जाता है। तो ये प्रकाशीय तंतु है और इसका मेन उपयोग है वो दृश्य और सर्वे संकेतों को अधिक लंबी दूरी तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। जैसे टेलीफोन वायर होता है, टेलीफोन वायर में फाइबर होते हैं ना, फाइबर के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, वो उसमें व्हाइट व्हाइट निकलते हैं, तो वो फाइबर यही रहता है, उसमें कांच की क्रोड और क्लैडिंग वगैरह रहती है, तो प्रकाशीय तंतु उनमें
नेट के सिस्टम होता है, जो हमारा नेट एक मोबाइल टावर का नेट दूसरे तक संचालित होता है, वो कोएक्सियल गाली आती है, इनके थ्रू हमें मोबाइल डेटा उपलब्ध होता है। तो ये हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की उदाहरण डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल से मैंने आपको बता दिए। इसके बाद में यहाँ पर हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन कंप्लीट होता है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हैंडल करते हैं न्यूमेरिकल को, और उसके बाद में इस लेक्चर को दी एंड करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम आगे कल पढ़ेंगे। लेकिन आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, पूरे के पूरे जितने भी लेक्चर आते हैं सब आपको देखने हैं। तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं यहाँ से। स्टूडेंट्स देखना, एक क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। मतलब कांच है तो माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है, जबकि प्रकाश की वायु में चाल कितनी दे रखी है हमें, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दे रखी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन है हमें अपवर्तनांक गिवन है कितना, 1.5। तो 1.5 को हम क्या लिखेंगे, 3/2 भी लिख सकते हैं। ये अपवर्तनांक दे रखा है कांच का। क्लियर है? किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। अब हमें ये बोल रहा है कि कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है, जबकि वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, वायु में जो निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू हमें गिवन है। हमें फाइंड आउट करनी है कि माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो अपवर्तनांक का एक सूत्र है, फॉर्मूला वो आपको बताया हुआ है मेरा, कि μ क्या होता है, C/V। हमें V फाइंड आउट करनी है, तो V को इधर ले आएंगे। तो V C/μ। C की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸ अपॉन में म्यू की वैल्यू कितनी है, 3/2। 3/2 2 तो ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, V आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये आ जाएगा कांच में प्रकाश की चाल। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्या पूछा है, तो कांच के लिए क्रांति कोण का मान भी ज्ञात कीजिए। अब क्रांति कोण पूछ लिया है, तो अपवर्तनांक हमें दे रखा है और क्रांति कोण पूछ लिया, तो अपवर्तनांक और क्रांति कोण में संबंध क्या होता है, μ 1/sin IC। तो अगला सेकंड क्वेश्चन है, क्रांति कोण IC व μ के संबंध से, इन दोनों में संबंध करेंगे तो μ होता है 1/sin IC, और sin IC को इधर लाओगे तो sin IC हो जाएगा 1/μ। म्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, तो म्यू की वैल्यू पुट करने पर यहां से इसको सॉल्व करोगे तो कैसे आएगा, देखो इधर देखते हैं, sin IC 1/3/2, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 2/3। 2 में 3 का भाग देंगे तो आएगा 0.667 या 0.67, और IC की वैल्यू निकालनी है तो sin को उधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा sin इनवर्स। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.67, और IC कितना हो जाएगा, IC sin इनवर्स 0.67। ये वैल्यू आ जाएगी इसकी कांच की। अब यहाँ पे हमें ये बात पता है कि कांच का क्रांति कोण लगभग कितना होता है, 41.14 डिग्री होता है, या फिर 42 डिग्री मान लो। तो 0.67 sin इनवर्स की वैल्यू कितनी लिखोगे, ऑलमोस्ट कितनी लिखोगे, 42 डिग्री। तो यहाँ से इसका आंसर लिख देना, IC लगभग इक्वल होगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, लगभग ऑलमोस्ट इक्वल होगा 42 डिग्री के। ये आंसर हो जाएगा, यहां से हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप खुद भी ट्राई करना, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है या जो भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन, उसको ट्राई करना आप किस तरह से कर सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में आगे के जो टॉपिक है हमारे लेंस आएगा पूरा, तो लेंस को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए